नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IS-20 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और चाइना के बीच संबंधों के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत और चाइना के बीच जो संबंध हैं और उन संबंधों की पृष्ठभूमि क्या है, आखिर उनका इतिहास क्या है। देखिए, आप लोगों को पता है कि प्राचीन काल में भारत और चाइना के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। सम्राट अशोक ने अपने धर्म यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चाइना में भी किया है। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो चाइना की अधिकांश आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। और आप लोगों को पता ही होगा कि बौद्ध धर्म सत्य, अहिंसा पर विश्वास रखता है, प्रेम पर विश्वास रखता है। तो इसलिए चाइना का जो रुख है भारत के प्रति वो तो व्यवहारिक होना चाहिए और प्रेम पूर्वक होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। भारत और चाइना के बीच जो संबंध है वो प्रारंभ से ही, आज़ादी की बाद से ही, कुछ समय बाद से बेहद ही कटुतापूर्ण हो गए थे। ठीक है। और इसके बाद चाइना और भारत हमेशा अपने संबंधों को लेकर हमेशा विवादित रहता है और हमेशा न्यूज में रहता है। तो चलिए देखते हैं भारत और चीन के बीच संबंधों के बारे में। देखिए दोस्तों, जो भारत और चाइना के बीच संबंध है वो 1947 तक काफ़ी अच्छे रहे। और 1949 को आप लोगों को पता है कि साम्यवादी चीन की स्थापना हुई, जिसके बाद भारत ने साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान की। यानी कि भारत और चीन के संबंध अभी भी अच्छे हैं। भारत ने 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान की। इसके बाद 1954 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने चाइना की यात्रा की। और इसके बाद देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने जब 1954 में चाइना की यात्रा की तो उन्होंने चाइना में जाकर एक समझौता किया जिसका नाम है पंचशील समझौता। ठीक है। अब इसके बाद जो पंचशील समझौता था, इसमें कुछ बातें तय की गई थी। इसमें यह तय हुआ था कि भारत और चाइना कभी भी एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे वो अखंडता हो, एकता हो, किसी भी प्रकार के आंतरिक मामलों पर भारत और चाइना एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और दोनों ही अपनी अपनी सरकारों को अपनी अपनी जगह पर सुदृढ़ बनाने की कोशिश करेंगे और अपने देश का विकास करेंगे। और इनके बीच में संबंध जो है वो मित्रता पूर्वक रहेंगे। तो इस तरह की बातें पंचशील समझौते में 1954 में तय की गई थी। अब देखिए दोस्तों, 1958 में स्थितियां जो हैं वो धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई। दोस्तों चाइना की एक पत्रिका है जिसका नाम है चाइना पिक्टोरियल। ठीक है, चाइना की पत्रिका है चाइना पिक्टोरियल। तो उस पत्रिका में चाइना का एक मैप दिखाया गया 1958 में। ठीक है, जो 1958 में चाइना का मैप दर्शाया गया उसमें भारत के लगभग 3600 वर्ग मील क्षेत्रफल को उस चाइना के कब्जे में दिखा दिया गया, जो मैप चाइना पिक्टोरियल में दिखाया गया था। तो इसके बाद भारत ने जब इसकी शिकायत की चाइना से, तो चाइना ने कहा कि ये जो मैप है ये पुराना मैप है, ये पुरानी राष्ट्रवादी सरकार का मैप है और अभी हमने नया सर्वेक्षण नहीं कराया है। और जब तक हम नया सर्वेक्षण नहीं करा लेते हैं तब तक जो ये मैप है ज्यों का त्यों रहेगा। और इसके बाद हम जब नया सर्वेक्षण कराएंगे तो अपनी सीमाएं नए सिरे से बनाएंगे। ठीक है, और अपना मैप नया तैयार करेंगे। तो भारत इस पर राजी हो गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद स्थितियां और भी बिगड़ गईं जब चाइना के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिनका नाम है चाउ एन लाई, जब चाइना के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने भारत के हजारों मील क्षेत्रफल पर अपना दावा बोल दिया। जो चाइना के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चाउ एन लाई, उन्होंने कहा कि भारत का जो हजारों मील क्षेत्रफल है जिसको चाइना पिक्टोरियल ने अपने मैप में दिखाया था वो चाइना का हिस्सा है। तो इस तरह से भारत और चाइना के बीच में संबंध बिगड़ते चले गए और उन्होंने जो मैकमोहन रेखा थी उसको भी इलीगल बता दिया कि यानी कि जो मैकमोहन रेखा है जिसको अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था भारत और चाइना के बीच में, वो अवैध है। और चाउ एन लाई ने कहा कि जो मैकमोहन रेखा है वो अंग्रेजों की आक्रामक नीति का ही परिणाम है। तो इस तरह से भारत और चाइना के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। अब दोस्तों इसके बाद हुआ क्या कि अक्टूबर 1959 को चाइना की कुछ सेना ने, यानी कि जो चाइना के सोल्जर थे, उन्होंने भारतीय सोल्जर की हत्या कर दी। यानी कि कुछ भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी और लगभग 10 भारतीय जवानों को अपने कैद में कर लिया। तो इस तरह से स्थितियां और भी बिगड़ने लगी। और ये जो घटना हुई थी 10 भारतीय सैनिकों को अपने कैद में रखने की, वो लगभग कोंगला दर्रे के निकट हुई थी।
और दोस्तों जब विवाद अत्यधिक बढ़ गए तब अप्रैल 1960 में भारत एवं चाइना के प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया कि आपसी बातचीत के द्वारा हम विवादों को सुलझाएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो नीति थी ये असफल रही और उन्होंने आपसी बातचीत के द्वारा विवादों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपने काम में पूर्णतः असफल रहे और इसके बाद स्थितियां और भी बिगड़ती चली गईं। इसके बाद दोस्तों भारत ने सोचा कि हम भी अब कुछ चाइना के लिए जवाबी कार्यवाही करेंगे। इसलिए 1961 में भारत ने सीमा पर 50 पुलिस चौकियों की स्थापना की। जब भारत ने सीमा पर 50 पुलिस चौकियों की स्थापना की तब चाइना ने भी इसकी सैनिक कार्यवाही की और चाइना ने एक पुलिस चौकी पर जो कि गलवान घाटी में स्थित थी उस पर कब्जा कर लिया और वहां के जो सिपाही यानी कि जो सैनिक थे उनको बंदी बना लिया। जब चाइना के सैनिकों ने भारत की पुलिस चौकी पर कब्जा कर लिया और सैनिकों को बंदी बनाया तो भारत और चाइना के बीच में जो संबंध थे वो और भी दुश्मन सलीके हो गए। और दोस्तों ये उसी समय की बात है जब दलाई लामा भारत आए थे। एक्चुअली दोस्तों जो दलाई लामा है वो चाइना के जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये रहते थे और वहाँ पर तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए इनके नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया जा रहा था। तो चाइना ने दलाई लामा को तो भारत में भगा ही दिया और दलाई लामा ने अंततः भारत में शरण ली और इसके बाद चाइना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। दोस्तों जब दलाई लामा भारत में आकर भारत में उन्होंने शरण ले ली तब चाइना और भारत के बीच जो संबंध थे वो और भी दुश्मन की तरह हो गए। और दोस्तों इस तरह से अंततः 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करके भारत के आक्साई चिन्ह पर चाइना ने कब्जा कर लिया। दोस्तों जब चाइना ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया जिसको भारत और चीन के युद्ध के नाम से जानते हैं, उस युद्ध में अंततः चाइना की जीत हुई और चाइना ने भारत के आक्साई चिन्ह पर कब्जा कर लिया और इस युद्ध के बाद दोस्तों भारत और चीन के संबंध बेहद दुश्मन सरीखे हो गए। और इसके बाद दोस्तों अंततः 1962 से 1980 तक जो भारत और चाइना के संबंध थे वो बिल्कुल दुश्मन की तरह रहे, कटुतापूर्वक रहे। लेकिन दोस्तों 1980 के बाद यानी कि 1980 के बाद भारत और चाइना के बीच संबंधों में कुछ सुधार हुआ। चाइना की सरकार और भारत की सरकार दोनों ने मिलकर सोचा कि चूंकि भारत और चाइना विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले दो देश हैं और यदि ये दोनों देश मिलकर एक दूसरे के साथ में काम करेंगे तो ये एक दूसरे के लिए बहुत ही बड़े बाजार के रूप में साबित हो सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों 1980 के बाद भारत और चीन के संबंधों में कुछ सुधार हुआ। लेकिन दोस्तों ये जो सुधार था ये सुधार केवल व्यापारिक सुधार हुआ, लेकिन जो सीमा से संबंधित विवाद था वो अभी भी भारत और चाइना के संबंध में भारत और चाइना के बीच में विवाद है। जो सीमा से संबंधित विवाद है उसमें भारत और चीन के संबंध अभी भी दुश्मन की तरह हैं और अभी भी कभी कभी सीमा पर भारत और चाइना के बीच में झड़पें होती रहती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि भारत आखिर चीन से कैसे निपट सकता है, यानी कि भारत चीन से कैसे निपट सकता है और भारत चीन को कैसे पीछे छोड़ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला तो यही है कि भारत चीन की तरह विनिर्माण का हब बने, यानी कि वस्तुओं के निर्माण का भारत को हब अपने आप को बनाना चाहिए जिस तरह से चीन ने अपने आप को विनिर्माण का हब बनाया है। और दूसरा दोस्तों यह है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को भागीदारी बढ़ानी चाहिए। जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है उसमें भारत को अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए और इसके अलावा जो चीन से सटे सीमा पर जो क्षेत्र है भारत के वहाँ पर आधारभूत ढांचा का निर्माण किया जाना चाहिए और इसके अलावा दोस्तों सैन्य मोर्चों पर बेहतर तैयारी की जानी चाहिए। दोस्तों यदि हम इन सब बातों पर ध्यान रखें तो अपने देश को यानी कि भारत को चाइना के समकक्ष उसकी या तो बराबरी में ला सकते हैं या तो हम चाइना से आगे निकल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात जितनी कहने में आसान है करने में उतनी ही ज़्यादा कठिन है, लेकिन दोस्तों असंभव नहीं है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।